Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे भारत रत्न। आप सभी को पता है कि भारत रत्न यहाँ पर अनाउंस हो गया है 3 और प्रमुख हस्तियों के लिए। इसके पहले 2023 के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए अनाउंस हुआ था, जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी। चूंकि आप सभी को पता है, जैसे हर साल भारत रत्न केवल और केवल 3 लोगों को दिया जाता है, बट आपने इस बार कम से कम 5 लोगों के नाम देख लिए हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को आप याद रखेंगे कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि उप प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पर ये अवार्ड 2023 के हैं, जिन्हें 2024 में दिया जाए, और बाकी 3 जिनके हम यहाँ पर नाम डिस्कस करने वाले हैं, इनको 2024 के लिए पुरस्कृत किया जाने वाला है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कि अवार्ड यहाँ किस किस को मिलना है, तो सबसे पहले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आप सभी को पता है पिछले ही साल इनकी यहाँ पर डेथ हुई है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रहे हैं, एग्रोनॉमिस्ट रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्होंने प्रदान किया, और भारत को जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी अगर हम बोले तो उसको देने का काम भी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने किया है, जिन्हें जनक कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। वहीं दूसरा अवार्ड मिलने वाला है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के लिए। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, भारत को ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के दौर में लिबरल इकोनॉमी बनाने का और इंडिया को एक डेफिसिट से स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करने का काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने यहाँ पर किया है। साथ ही यहाँ पर अवार्ड मिलने, यहाँ पर भारत रत्न कन्फर किया जाने वाला है चौधरी चरण सिंह जी के लिए, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के 1979 से 80 में। इम्पॉर्टेंट क्यों है? लोकदल के लीडर रही हैं। साथ ही फार्मर्स जो हैं नॉर्थ इंडिया में, उनके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इन्होंने यहाँ पर किए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब हम पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। सभी को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दी पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी की बात करें तो 28 जून 1921 को लंकापेली विलेज, नरसमापेट मंडल, वारंगल डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। ये हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के 1991 से 1906 के बीच में। पेशे से अगर हम बात करें तो ये एक लॉयर और एक्टिव पार्टिसिपेंट इन्होंने दिखाया था इंडिया की आज़ादी के दौर में, और इसके बाद जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ तो एक फुल टाइम पॉलिटिक्स का पार्ट भी ये बन गए। वहीं अगर हम बात करें तो इनकी सबसे पहली शुरुआत हुई थी एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली, ये बने 1957 से 77 तक। उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी रहे आंध्र प्रदेश के 1971 में। बहुत सारे लैंड रिफॉर्म करे, सीलिंग एक्ट्स को यहाँ पर लाया, और जितने भी रिजर्वेशन था लोअर कास्ट के लिए उसे प्रोवाइड करने का काम भी इन्होंने यहाँ पर किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत सारे डाइवर्स पोर्टफोलियो इन्होंने यहाँ पर एंजॉय करे, चाहे हम डिफेंस की बात करें, फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात करें, कैबिनेट सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात करें। इनको एक्नॉलेज किया जाता है भारत को एक लिबरल इकोनॉमी प्रोवाइड करने में अपने प्राइम मिनिस्टर शासन के दौरान। साथ ही यहाँ पर इन्होंने लाइसेंस राज को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर रिफॉर्म हुई थी। और इन्हीं के शासनकाल में मनमोहन सिंह जी, जो कि भारत में इकोनॉमी को सही करने, सुधार करने के लिए जाने जाते हैं, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया था आईएमएफ की पॉलिसीज़ के तहत। इंपॉर्टेंट बात करें कि आपके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, तो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी को यहाँ पर इनिशिएट किया गया कि भाई भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है उसके लिए यहाँ पर काम करना है। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवाइव करने का काम किया गया। अलॉन्ग विद दैट हम बात करें तो 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करना, और साथ ही आप देखेंगे एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है इसराइल के साथ इस्टेब्लिश करना, ये काम भी इनके द्वारा किया गया था। अलॉन्ग विद दैट ये वही टाइम पीरियड है जब पंजाब में इंसर्जेंसी हुई थी, इसको भी यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिवली हैंडल किया गया था। एंड अलॉन्ग विद दैट 1994 में यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था इंडिया के अगेंस्ट, उसको भी यहाँ पर अपोज किया था, और इन्होंने बोला था कि भाई हम टेररिज्म को बैन करेंगे कश्मीर में, और सीधा सीधा बोल दिया कि भाई देखिए हमारी एक पार्शियल डिप्लोमेटिक रिलेशन है ताइवान के साथ। ओके, बात करें अगर हम इनके पर्सनल अचीवमेंट के बारे में, तो लिटरेचर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बहुत अच्छे जानकार थे। कंप्यूटर
साथ ही इनको कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। लगभग 17 से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको महारत हासिल थी। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जो कि इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 1979 से लेकर 1980 का दौर इनका ही माना जाता है। इनको यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत अच्छे से अपने जो फार्मर राइट्स हैं, रूरल पॉपुलेशन के लिए जो इनका प्रेम है, उसके लिए जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा तरीके से महात्मा गांधी के नॉन वायलेंट स्ट्रगल को यहाँ पर फॉलो करते थे। 1930 में इनको 12 साल की जेल भी हुई थी, जब सॉल्ट सत्याग्रह की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जब सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पर किया गया था। साथ ही 1930 के बाद जब 1940 का इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया था, तभी भी इनको यहाँ पर जेल हुई थी। इसी के साथ 1942 में अगस्त में इनको फिर से यहाँ पर जेल देखने के लिए मिली थी। चौधरी चरण सिंह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन भी मेरठ और आगरा में यहाँ पर कंप्लीट करी। यंग एज में ही ये भारत का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसमें जुड़ जाएंगे। साथ ही एक प्रोमिनेंट लीडर बनकर उभरेंगे यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसके क्षेत्र में। प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करें तो 5वें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और साथ ही 5वें चीफ मिनिस्टर आपको उत्तर प्रदेश के देखने मिलेंगे, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू हिज लाइफ। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 5वें चीफ मिनिस्टर और 5वें प्राइम मिनिस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो इनके समय गठबंधन की सरकार आपको देखने मिलेगी। इनको एक टाइटल है चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ पर जितने भी कार्य हैं, जितना भी स्ट्रगल है, वो हमेशा पीजेंट्स को लेकर इन्होंने किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और वेलफेयर को लेकर बहुत सारे काम इन्होंने यहाँ पर किए हैं। हालांकि इनका जो टेन्योर था वो काफ़ी छोटा रहा। इसके बाद जो कोलिजन था, गठबंधन की सरकार गिर गई, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, और इसी के बाद आप देखेंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। बात करते हैं MS स्वामीनाथन की, तो इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं। तमिलनाडु में आपका जन्म हुआ था। साथ ही यहाँ पर इन्होंने भारत को हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम इनके इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो स्वामीनाथन जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में यहाँ पर इनको इस पदवी पर यहाँ पर बिठाया गया था। साथ ही इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN के रूप में भी यहाँ पर काम किया है। MS स्वामीनाथन की बात करें तो इनको मैग्सेसे अवार्ड 1971, वर्ल्ड फूड प्राइज 1987, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 एंड पद्म विभूषण 1989 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसकी शुरुआत इन्होंने 1960-70s के दौर में यहाँ पर करी थी, और उसी के कारण भारत का एक बहुत बड़ा तबका समृद्ध हो गया था। जब हम बात करते हैं गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और शुगर केन के उत्पादन में। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। चलिए, बात करने वाले हैं हम 42nd अमेंडमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर निकाला गया है, जहाँ पर बात की जा रही है अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो चेंजेस हैं उसको यहाँ पर लाया गया विदाउट चेंजिंग द डेट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन की बात करते हैं तो नवंबर 26, 1949 वो समय है जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीएम्बल यहाँ पर अंडरवेंट हुई थी केवल और केवल दिसंबर 1976 में, जहाँ पर कुछ नए शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। अगर हम बात करें तो इमरजेंसी का दौर था और यहाँ पर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही एक फ्रेज जो थी यूनिटी ऑफ द नेशन, इसको रिप्लेस कर दिया गया था विद द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर हम बात करें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, इमरजेंसी के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर ओरिजिनली प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक with the insertion of socialist and secular between sovereign and democratic। तो अगर हम पुराने प्रीएम्बल के हिसाब से बात करें तो we are sovereign democratic republic, but now अगर हम चेंजेस के हिसाब से बात करें तो we are sovereign socialist secular democratic republic।
ओके, सो ये आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सो लीगल क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, निकल कर आया है। देखिए, जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना जी के द्वारा यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया गया है कि वेदर द प्रियम्बल कुड हैव बीन अमेंडेड विदाउट ऑल्टरिंग द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑन नवंबर 26 1949। सो यहाँ पर कंसर्न आ जाता है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द पिटीशन फाइल्ड बाय द बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने बोला है कि भाई आप सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द हैं जिनको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, इनको हटा दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी जी का जो आर्ग्यूमेंट है कि जो अमेंडमेंट है इनको बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया था, इमरजेंसी का दौर था और इसी के लिए ये कहीं से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, प्रियम्बल अपने आप में एक यूनिक इम्पॉर्टेंस हमारे लिए रखता है, संविधान की आत्मा ये कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर केशवानंद भारती केस का भी रेफरेंस दिया गया है, वही केस जिसमें सबसे बड़ी 13 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठी थी और उन्होंने बोला था कि ये इंटीग्रल है, प्रियम्बल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंटीग्रल नेचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नेवर बी चेंज। बात करें अगर हम प्रियम्बल के बारे में, तो पहले इस पूरी कहानी के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है प्रियम्बल को लेकर कि आखिर प्रियम्बल क्या है और हमें इसके बारे में क्या जानना आवश्यक है। तो देखिए, जो प्रियम्बल है ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान के एसेंस के बारे में बताता है, हमारे कंसाइंस के बारे में बताता है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंस्पायर रहेगी, ठीक है। और दैन इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द लीगल स्कॉलर N.A. पालखीवाला एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर भारत के संविधान के लिए आपको कुछ लाइनें तय करनी हो तो आप केवल और केवल उसका प्रियम्बल बता देंगे, जिससे पूरे संविधान का एक मसौदा आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो प्रियम्बल का जो रूट है ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर हमें देखने मिलेगा, जिसका ड्राफ्ट प्रपोजल पंडित नेहरू ने यहाँ पर दिया था बहुत ही शुरुआती दौर में, और बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया। प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर चेंजेस हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स इंसर्ट कर दिए गए विच इज़ द सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। दैट मीन्स इसके पहले तक ये तीनों शब्द यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसीलिए प्रियम्बल को कई बार जैसा मैंने आपको बताया कि संविधान की आत्मा माना जाता है और इसके अंदर 4 फंडामेंटल कंपोनेंट्स को डिस्कस किया जाता है। पहली बात बोली जाती है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरी बात, ये इंडियन स्टेट को सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन बताने की बात करता है। साथ ही ये बताता है कि जो अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन एमिनेट्स की फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया से यहाँ पर ये आपको देखने मिलती है। साथ ही ये क्लियर आउट करता है कि हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी, फर्टर्निटी की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे संविधान का कोर ऑब्जेक्टिव भी है और हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह भी हमें देखने के लिए मिलता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट है विच इज़ द डेट। यहाँ पर संविधान को अडॉप्ट करने की डेट यहाँ पर दी जा रही है 26 नवंबर 1949। सो जो स्टेटस है प्रियम्बल का विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ द डिबेट एंड कंट्रोवर्सी oscillating between whether it is the integral part of the constitution or not। इसी में बेरबुरी यूनियन केस 1960 इनिशियली यहाँ पर स्टेट करता है कि प्रियम्बल शेड करता है हमारे जो जनरल पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या उद्देश्य हैं उसके ऊपर, लेकिन इसको किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मल पार्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट था बेरबुरा यूनियन केस 1960, इसको उलटफेर कर दिया और इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो वो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इनसेपरेबल पार्ट है और आप इसे संविधान से अलग नहीं कर सकते। सो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज कर दिया कि प्रियम्बल बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये कहीं ना कहीं हमें हमारे संविधान, हमारे काम करने के तरीके के लिए एक नोबल विजन प्रदान करती है। दैट मीन्स ये एक गाइड है, एक इंटरप्रिटेशन है हमारे संपूर्ण संविधान के लिए, इसीलिए हम इसे संविधान से अलग नहीं कर सकते। बाद में LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में यहाँ पर बोला गया कि जो प्रियम्बल है इट्स इंडीड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद भी कई बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रियम्बल को यहाँ पर लाने के बारे में बात की जा रही है। ऐसे में एक सवाल निकल कर आ जाता है कि अगेन कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या।
तो देखिए, दो चीज़ें आप याद रखेंगे। प्रिएम्बल यहाँ पर किसी भी तरीके का लेजिस्लेटिव पावर कन्फर नहीं करती है, ना ही इम्पोज करती है किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़। साथ ही ये नॉन जस्टिसेबल है, विच मीन्स इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे आप स्टार मार्क बना लीजिएगा कि किसी भी तरीके की लेजिस्लेटिव पावर को ना ही कन्फर करती है, ना ही इम्पोज करती है, ना ही किसी भी तरीके की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है। इसी के साथ ये नॉन जस्टिसेबल है, दैट मीन्स इसको कोर्ट में किसी भी तरीके से एनफोर्स करने के बारे में, एनफोर्समेंट लॉ के बारे में बात नहीं की जा सकती। साथ ही यहाँ पर ये एक ओवर रीचिंग आइडियल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो प्रिएम्बल किसी भी तरीके से एक लीगल बेसिस नहीं क्रिएट करती, एक लीगल एक्शन या लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स क्रिएट नहीं कर सकती। So the question of whether the preamble can be amended under the Article 368 of the Constitution came to be forefront in the historic केशवानंद भारती case 1973। petitioner ने आर्ग्यू किया कि देखिए preamble जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, it should remain immune to amendments. It was contended that the amending power in Article 368 should not be wielded to jeopardize the fundamental element enshrined in the preamble, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे संविधान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सो कॉन्ट्ररी टू द अर्लियर बेरबुराई केस 1960, सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ कि भाई ठीक है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, और इसी के साथ केशवानंद भारती केस में यहाँ पर इसको संविधान का इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया, और कोर्ट ने यहाँ पर एक्नॉलेज किया कि भाई ठीक है, प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड विद अ क्रूशियल केविट, नो अमेंडमेंट शुड टेम्पर विद द बेसिक फीचर। मतलब यहाँ पर बोला कि आप अमेंडमेंट तो करिए, लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुँचनी चाहिए। सो यहाँ पर अमेंडमेंट्स को परमिसिबल तो किया गया, बट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो इसका जो सोल अमेंडमेंट है 1976 में थ्रू दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इंट्रोड्यूस 3 सिग्निफिकेंट वर्ड्स विच इज़ दी सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाद में वैलिड ठहरा दिया गया, और उन्होंने बोला कि जो मॉडिफिकेशन है प्रिएम्बल में इनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है एज लॉन्ग एज दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इट्स फाउंडेशनल फीचर, और इससे किसी भी तरीके का नुकसान हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। वी हैव टू बी अपडेटेड कि इससे संबंधित क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत ही प्यारी डिबेट चल रही है, और इसके रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हों, आई वुड आस्क कि आप इससे बिल्कुल भी अवेयर रहें। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। कैबिनेट नॉट टू स्पेक्ट्रम फॉर रेलवे विदाउट ट्राई रिप्लाई। समझिए आखिर हुआ क्या है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली फ्लोट किया है कॉन्स्टिट्यूशन पेपर ऑन वेदर इंडियन रेलवे शुड बी प्रोवाइडेड विथ 5 मेगाहर्ट्ज ऑफ वायरलेस स्पेक्ट्रम लार्जली फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनहेंस पैसेंजर सेफ्टी थ्रू रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन और नॉट। देखिए बहुत सारे पेंडिंग रिस्पॉन्स हैं यहाँ पर ट्राई की तरफ से। यूनियन कैबिनेट यहाँ पर सरप्राइज हुए हैं, और इन्होंने बोला है कि इंडियन रेलवे का जो रिक्वेस्ट है फॉर एडिशनल 5 मेगाहर्ट्ज वायरलेस पेयर्ड स्पेक्ट्रम टू दी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग है। ये जो रिक्वेस्ट है इसको इनिशियली शुरू किया गया था जुलाई में ऑफ द प्रीवियस फॉलोइंग दी बालासोर इंसिडेंट दैट रिजल्ट इन दी सिग्निफिकेंट कैजुअलिटी, और इसी के साथ बात की जा रही थी कि भाई यहाँ पर एडिशनल जो स्पेक्ट्रम है उसको प्रोवाइड कर देना चाहिए। पर्पस क्या है? देखिए ये जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी रियल टाइम डेटा है इसको एनहेंस किया जा सके ताकि पैसेंजर की सेफ्टी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, विच मीन्स जो भी हमारी रनिंग ट्रेन्स हैं यहाँ पर उनकी कैपेबिलिटी हो, वाईफाई कनेक्शंस हो, वीडियो फुटेज यहाँ पर हो, साथ ही जितना भी प्रीवियस स्पेक्ट्रम ग्रांट है उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करने की भी सुविधा यहाँ पर देखने के लिए मिले।
प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप नया डेटा यहाँ पर मांगने की कोशिश कर रहे हो, तो देखिए स्पेक्ट्रम ग्रांट जो रेलवे के पास है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दे कुड ओनली डंप वीडियो फीड्स एट स्टेशन विद वाईफाई कनेक्शन इंस्टेड ऑफ अचीविंग कंटिन्यूस रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। दैट मीन्स अगर मूविंग ट्रेन में डेटा ट्रांसफर करना हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। केवल और केवल किसी पर्टिकुलर स्टेशन पर पहुँचने के बाद ही ऐसा हो सकता है विद द कनेक्शन ऑफ वाईफाई। ऐसे में रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि भाई हमें लार्ज स्केल डेटा चाहिए, हमें वीडियो चाहिए मूवेबल ट्रेन में, और रियल टाइम डेटा तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास 700 मेगाहर्ट्ज बैंड का यहाँ पर एक स्पीड देखने मिले। बालासोर ट्रेजेडी के बाद रेलवे को यहाँ पर ग्रांट किया गया था केवल और केवल 5 मेगाहर्ट्ज ऑफ इट्स ओरिजिनल 15 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम डिमांड। इंडियन रेलवे ने यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट किया है कि भाई एडिशनल 5 मेगाहर्ट्ज पेयर हमें स्पेक्ट्रम दे दीजिए इन दी 700 मेगाहर्ट्ज बैंड। सो वी हैव टू सी कि ट्राई का यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, ट्राई यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। लेट्स कीप ऑन अपडेट आवर सेल्फ अबाउट दिस। बात करते हैं ट्राई के बारे में। सो ट्राई स्टैंड करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को लेकर। अगर हम ट्राई के इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 20 फरवरी 1997 को यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1977। ये एक्ट यहाँ पर ट्राई के ऊपर पूरे पावर देता है उसको, ताकि वो रेगुलेट कर सके टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को, टैरिफ्स को, और एक जो ग्रोथ है टेलीकॉम सेक्टर की उसके बारे में बात कर सके। बात करें अगर हम कि इनके काम क्या है, क्या रिकमेंडेशन देते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर पॉलिसीज़ को बनाना, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन पॉलिसीज़ को पहुँचाना, लाइसेंस देना, कंप्लाइंस करना लाइसेंस कंडीशन के साथ, कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करना, मॉनिटरिंग करना क्वालिटी सर्विसेज को लेकर, साथ ही टैरिफ्स को फिक्स करना टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर, इंटरकनेक्शन सर्विसेज के अंदर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्राई के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम कि हम बार बार एक शब्द यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो समझ लीजिए स्पेक्ट्रम एक कॉन्टेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन का, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रिक्वेंसीज को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने और डेटा को कैरी करने का काम करती हैं, जैसे वॉइस, टेक्स्ट, वीडियो ओवर द एयर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम अलग अलग बैंड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंतर्गत एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये जो बैंड्स हैं ये एलोकेट किए जाते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट सर्विसेज एंड मोर। फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो स्पेक्ट्रम को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बैंड में डिवाइड किया जाता है, जिनकी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, सो यू विल नोटिस कि लो फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं, जैसे जिनके अंतर्गत आपकी लॉन्ग रेंज बट लोअर डेटा कैरिंग कैपेसिटी, जैसे रेडियोस। मीडियम फ्रिक्वेंसी वहीं हम बात करें जिनके अंतर्गत आपके एफएम रेडियो आ जाते हैं, जिसके अंदर बैलेंस्ड रेंज होती है और थोड़ा ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी होती है। वहीं हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब है माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट, मतलब रेंज छोटी है बट हाई डेटा कैरिंग कैपेसिटी है। वहीं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क्स, विच मीन्स बैलेंस्ड रेंज है, लेकिन मोबाइल कम्युनिकेशन और हाईएस्ट रेंज में डेटा को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड। देखिए क्या है, बस थोड़ी सी चीज़ आपको याद रखना है, सादा, लेट मी राइट द नेम, तानसीक। ये होती है इंडियन आर्मी और द रॉयल सऊदी लैंड फोर्स, इसको यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है। आपके पास नाम है आप सभी की स्क्रीन पर, सादा तानसीक। इंडियन आर्मी और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स ने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लिया है। 12 दिन चलने वाली एक ये लंबी एक्सरसाइज है, जिसे 29 जनवरी से 9 फरवरी तक कंडक्ट किया गया था। सो आप याद रखेंगे इंडिया सऊदी की जो मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इट इज़ दी सादा तानसीक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं राज्यसभा की। राज्यसभा ने यहाँ पर पास कर दिया है बिल कि पहाड़ी वाल्मीकि
को ST/SC लिस्ट में यहाँ पर शामिल कर लिया जाए जम्मू कश्मीर में। देखिए, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 एंड कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2024 यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। ये बिल यहाँ पर कुछ नई कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में शामिल करने की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है? देखिए, वाल्मीकि कम्युनिटी, जिनके यूजुअली जो सिनोनिम्स हैं विच इज़ दी चूरा, वाल्मीकि, भंगी, मेहतर, इन कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वहीं ST कम्युनिटीज़, जिसके अंदर गद्दा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप, इन सभी को ST लिस्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इनको यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाना ज़रूरी है। बहुत ही कम क्षेत्र में आपको ये देखने के लिए मिलेंगी। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोशल जस्टिस सर्विसेज एम्पावरमेंट करने की जब हम बात करते हैं तो इनको एक कैटेगरी मिले, सो दैट गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी हैं उनको लाभान्वित कम्युनिटीज़ तक पहुँचाया जा सके। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मीन्स के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन इज प्रीएम्बल ऑफ द Constitution of India. Another one is the railway से related आपके सामने सवाल है। What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on our website. साथ ही आपको उसके लिए जो लिंक है वो यहाँ पर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई सॉल्यूशन है, आप हमें कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप मुझे pragyaPandey@raoseacademy.in पर डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। साथ ही आज के डिस्कशन का पूरा PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउस अकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर इस पूरे के पूरे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड सी यू सून।